देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। रेत की दीवार, असल ऑपोजिशन और आजाद कश्मीर का मुहाज, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। बिलावल साहब वाशिंगटन जा रहे हैं नौकरी की अर्जी लेने, आप वहाँ शूटिंग करने जा रहे हैं, मैं हूं ना की। अगर ये बजट पास हो जाता है तो फिर मैं भी गली गली जाऊंगा, गांव गांव जाऊंगा, शहर शहर पहुंचूंगा। बजट के खिलाफ सीधा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, इसको पास नहीं होने देंगे नाम स्पीकर। Consequent to the motion adopted and the bill is passed. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कहा जाता है कि मौजूदा हुकूमत खुशकिस्मत है कि उसे कमजोर और तकसीम ऑपोजिशन का सामना है। वैसे ये भी कहा जाता है कि हुकूमत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस और वादे हैं। पाकिस्तान की तारीख में न पहले कोई बजट पास हुए बगैर रहा, न इस बजट ने रहना था, लेकिन ऑपोजिशन ने नारा लगाया कि वो इस बजट को पास होने नहीं देगी। बिलावल भुट्टो ने अपनी पार्टी के अरकान ऑपोजिशन लीडर के हवाले किए तो शहबाज शरीफ ने अवाम दुश्मन बजट के सामने सीसा पिलाई दीवार बनने का ऐलान कर दिया, और जब वक्त आया तो ये सीसा पिलाई दीवार रेत की दीवार साबित हुई। वैसे ऑपोजिशन का रेत की दीवार बनना कोई पहली बार तो है नहीं। ऑपोजिशन उस वक्त भी रेत की दीवार थी जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अक्सरियत के बावजूद नाकाम हो गई। ऑपोजिशन उस वक्त भी रेत की दीवार ही थी जब वो पीडीएम में हुकूमत को घर भेजने और आर या पार के नारे लगा रही थी, और आज भी रेत की दीवार ही है जब दोबारा जलसा जलसा खेल रही है। ये ऑपोजिशन उस वक्त भी रेत की दीवार ही थी जब हुकूमत अकलियत के बावजूद आसानी से फैटफ के बिल मंजूर करवा रही थी। ये ऑपोजिशन उस वक्त भी रेत की दीवार ही थी जब वजीर आजम इस ऐवान से एतमाद का वोट ले रहे थे। ये ऑपोजिशन उस वक्त भी रेत की दीवार ही थी जब अक्सरियत के बावजूद सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन लाने में नाकाम रही, और ये ऑपोजिशन उस वक्त भी रेत की दीवार ही थी जब यूसुफ रजा गिलानी ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए ऑपोजिशन को छोड़कर बाप से वोट लेते पकड़े गए। कच्चे धागों से बंधी ये ऑपोजिशन अगर रेत की दीवार ही है तो इसको तस्लीम क्यों नहीं कर लेती और बार बार हुकूमत का रास्ता रोकने का चैलेंज क्यों करती है? प्रोग्राम में आज हम इस पे बात भी करेंगे, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं सदाकत अली अब्बासी, पीएमएलएन से हमारे साथ अता तारड़ साहब मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें फैसल करीम कुंडी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज। अताउल्लाह तारड़ साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, लगता है हुकूमत ने बल्कि ऑपोजिशन ने हुकूमत से ज्यादा नाकामी के रिकॉर्ड नहीं बना लिए हैं। 3 साल गुजर गए, आप शुरू से कह रहे थे इस हुकूमत को हम गिरा देंगे, लेकिन लगता है अब आप लोग खुद ही गिरते चले जा रहे हैं। हुकूमत तो अपनी जगह कायम है, तो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक मजबूत ऑपोजिशन होने के बावजूद अभी तक आप इस हुकूमत का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सके? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये हुकूमत वो हुकूमत या ये इमरान खान वो इमरान खान नहीं है जो 2018 में आए थे जी। आपको ये बात भी देखना होगी कि ये बड़ी थिन मेजॉरिटी की हुकूमत है। इत्तेहादियों के ऊपर इनकी फेडरल गवर्नमेंट और इनकी स्पेशली पंजाब में प्रोविंशियल गवर्नमेंट कायम है। अब जिस हुकूमत को DGFIA तब्दील करना पड़ जाए, जिस हुकूमत को अपने चंद लोगों को NRO देना पड़ जाए बजट मंजूर करवाने के लिए, तो आप समझ लेना कि कितनी पतली हालत होगी। जब गिलानी साहब का इलेक्शन था, मैं खुद उसमें, ये कुंडी साहब गवाह हैं, मैं इनके साथ साथ था। आप यकीन मानिए, हमने इनके जब वो 12-13 वोट तोड़े जी, एक क्यामत का समा बरपा था वहां पे। देखिए, आपकी तमाम बातों के बावजूद ये हुकूमत अभी तक कायम है। अगर आप कहते हैं ये नाकाम भी है, सर, जिस दिन आप लोगों ने सीसा पिलाई दीवार बनना था उस दिन आप रेत की दीवार भी नहीं बन सके। आप देखें, जब जिस दिन बजट पास होना था अचानक शहबाज शरीफ चले, उनके कजन के कुल थे ठीक, आके बाकी 14 अरकान वो अचानक गायब हो गए। आप क्या हुकूमत को फैसिलिटेट कर रहे थे या पीपल्स पार्टी से कोई बदला ले रहे थे? उन्होंने तो अरकान आपके अपने हवाले कर दिए थे पीपल्स पार्टी। मेरा ख्याल है, मैं आज ऑनर एडमिट करूंगा, बजट के हवाले से हमारी हिकमत अमली कमजोर भी थी और उसके अंदर कोऑर्डिनेशन का भी फुकदान था। मेरा ख्याल है हम बजट के हवाले से ठीक हिकमत अमली नहीं बना सके, ये हमारी कमजोरी है। ये जो सच बात हो वो करनी चाहिए।
मेरा ख्याल है कि जी इस पे जिस तरीके से तवज्जो दी जानी चाहिए थी, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई खुदा ना खासा दानिस्ता तौर पे, मगर जो तवज्जो दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई। किसने नहीं दी? और जिसके नतीजे के अंदर फिर सर पीपल्स पार्टी ने तो बड़े खुलूस नियत से अपने अरकान आपके हवाले किए थे, तो तवज्जो किसने नहीं दी? देखिए बहुत सारे लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन चल रही होती है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने भी अपनी हाजिरी जरूर पूरी की होगी। अच्छा। वो तो हम भी कर रहे थे, हमारे भी 5-6 मेंबर जो हैं वो कुछ लीव पे थे, मगर उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो एक कोऑर्डिनेशन होती है, आपस में राब्ता होता है जी। नहीं, वो 6 लीव पे थे, बाकी कुछ 4 जो थे वो गैर हाजिर थे। सर उनसे कोई जवाब तलबी हुई? मगर मैं ये समझता हूँ जो बताए बगैर गायब हो गए, कोई शो कॉज नोटिस कर रहे हैं जी, आपने उनको इशू किया? पीटीआई को आप कहते हैं जुर्रत है तो शो कॉज नोटिस इशू करो, अपनी बारी में खामोश हैं आप? नहीं खामोश नहीं है। हमारा एक पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप है, उन्होंने एक से पूछा है कि उनकी गैर हाजिरी की क्या वजह थी, और वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। बीच में फिर वो इन कैमरा ब्रीफिंग आ गई तो वो मामला रुक गया, तो ये अभी कल से फिर वो सिलसिला शुरू होगा। पहले जरा क्लियर कर दें कि अब जो जलसों की नई सीरीज आपने शुरू की है पीडीएम में पीपल्स पार्टी के बगैर, इसका मकसद क्या है? क्या अपनी सियासत बचाना है या अगले इलेक्शन की तैयारी के अलावा भी कुछ और है? नहीं देखिए, ये तो एक अवामी राब्ता मुहिम है, और मैं समझता हूँ कि ये पीडीएम की मूवमेंट जारी रहेगी, और जो हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ शुबा है जिंदगी के लोगों में गम और गुस्सा पाया जाता है, ये एक फोरम है कि जहाँ पे हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ, हुकूमत ने जिस तरह मईशत को तबाह किया उसके खिलाफ एक बात हो सकती है, और एक ये एहतजाजी जलसों की जो शक्ल है, पार्टी के बगैर कामयाब होंगे आप? इजाफा दिन ब दिन होगा। अच्छी बात है कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ मामलात किसी भी कॉमन पॉइंट पे तय हो जाएं, मैं समझता हूं कि वो जॉइंट ऑपोजिशन हुकूमत को बेहतर टफ टाइम दे सकती है। मगर आज के सवाद के जलसे में अगर आप अवाम की तादाद देखें, मैं समझता हूं आने वाले दिनों में ये तादाद बढ़ेगी और हम हुकूमत को मजीद टफ टाइम दे सकेंगे। और ये जो इत्तेहादियों की मिन्नतें करें, ये इमरान खान का मिजाज नहीं था। इमरान खान तो बड़ा घमंडी आदमी है, बड़ा अनापरस्त है। अगर वो चौधरी परवेज इलाही को अपना सगा भाई कह रहा है, पहले उनको अलकाबाद से था, और जिस के बारे में जो बात कही है, आज वो उनके आगे हाथ जोड़ने पर मजबूर हैं। जहांगीर तरीन को एनआरओ दिया है, एफआईए का केस खत्म किया है, तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज है सिर्फ इक्तदार में रहने के लिए। फिर थोड़ा आगे चलते हैं सर, एक बात जरा क्लियर कीजिएगा, ये नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई थी उसके हवाले से हुकूमत ये कह रही है कि वजीर आजम इसलिए शरीक नहीं हुए चूंकि उसकी वजह शहबाज शरीफ थे। उन्होंने स्पीकर से कहा था कि अगर वजीर आजम शरीक हुए तो हम बाइकआउट कर देंगे। गो के नून लीग इसकी तरदीद कर चुकी है, लेकिन ये जो फवाद चौधरी साहब हैं ये क्यों दावा कर रहे हैं? हर इनका एमएनए एमपीए सेनेटर यही बात कर रहा है आजकल। बेसिकली ये बच रहे हैं नदामत से, शर्मिंदगी से। अच्छा, अगर ये शहबाज शरीफ साहब के इतने ताबेदार हैं कि शहबाज शरीफ के हर हुक्म को बजा लाते हैं, उनकी तरफ से जारी की गई हिदायत को मानते हैं, तो पिछले 3 साल में कौन सी इतनी बातें हैं जो शहबाज शरीफ की मानी? नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए कि ये किसने किसको कहा कि जी ये आएगा तो हम वॉकआउट कर जाएंगे? या तो स्पीकर को कहा हो, या स्पीकर के दफ्तर में किसी को कहा हो, कोई खत्तो किताबत हुई हो, कोई बयान दिया गया हो? इसका जवाब है ना। अगर ये इतने इनको कौमी सलामती और कौमी मफाद अजीज था, आते और कहते कि मैं पाकिस्तान की खातिर आया हूं, मैं कौमी मफाद की खातिर आया हूं, जिसने बॉयकॉट करना है, जिसने वॉकआउट करना है वो करे। कम से कम कौमी सलामती पे इतनी शर्म कर लेते कि आके बैठ जाते, जो होता देखा जाता। मगर ये अब झूठ के पीछे छुप रहे हैं। ओके, अच्छा कुंडी साहब, आपने ये कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, इसमें अगर वाकई शहबाज शरीफ ने ये बाइकआउट की धमकी दी थी तो फिर स्पीकर को उसी वक्त ये बात बतानी चाहिए थी। सर, शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर हैं, बतौर ऑपोजिशन जमात, क्या आप लोगों ने उनसे कोई वजाहत मांगी या पूछा इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पारस हम क्यों शहबाज शरीफ साहब से पूछे? हक तो ये बनता था जब बिलावल साहब ने उस सेशन के दौरान पूछा प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक जी, तो उधर अगर स्पीकर में इतनी जुर्रत थी और वाकई वो सच्चा था, या जो मिनिस्टर साहब हैं जिसका आपने बताया इंफॉर्मेशन के, वो इतने सच्चे और खरे थे तो खड़े हो जाते कि जी हम अभी बुलाते हैं प्राइम मिनिस्टर को। 8 घंटे चलता रहा ना, हम अभी बुलाते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ये शहबाज शरीफ साहब ने मैं कहा कि मत बुलाओ। किसान कन्वेंशन में थे ना उस वक्त। देखिए, किसान कन्वेंशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान होगा तो किसान होगा ना। बिल्कुल सही, ठीक है। तो कह देते कि हम बुलाते हैं, घंटे बाद आ जाते, लेकिन उनमें वो जरूरत नहीं हुई। फिर स्पीकर ऑफिस से एक प्रेस रिलीज इशू हुई जी, कौन सी मीटिंग में ये मौसूफ साहब आए,
एक में भी नहीं आए। वो कहते हैं इस मीटिंग में तो ऑपोजिशन तारीफें करनी थी ना आर्मी चीफ की, DGISI की, तो वो खान साहब की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। देखें ये बचगाना बातें, देखें पाकिस्तान की सलामती की बात हो रही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अफगानिस्तान का जो इशू है, अफगानिस्तान की जरूरत है, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ ने धमकी दी हुई, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज, तो ये जमहूरी और पार्लिमानी रवैया है वैसे? देखें, मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल शख्स ऐसी धमकी दे सकता है, ठीक है, पहली बात तो मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, ठीक है। हाँ, वो आ जाते फिर देख लेते कि शहबाज शरीफ साहब वॉकआउट करते हैं, ये जाते हैं, ये कह देते, लेकिन ये बात इस पे जो है ना डिबेट करना कि क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ये अनडिबेटेबल बात है। बिलावल भुट्टो ने कहा ना कि शहबाज शरीफ बतौर ऑपोजिशन लीडर सही तौर पे अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, तो क्या उसकी एक ये वजह भी थी, और ये भी कि जब बजट पास हुआ तो इनके 14 अरकान गायब थे, शहबाज शरीफ साहब भी उस दिन नहीं आ सके थे, और आपने अपने 56 अरकान इनके हवाले कर दिए थे? देखिए पारस, पहली बात तो ये है कि एज ए अपोजिशन मैं समझता हूँ कि बजट इजलास में एक वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकी जो कि होनी चाहिए थी, ठीक है। हमने पहले दिन ही कहा था कि हम अपने जो हमारे जितने मेंबरान हैं हम उनको शहबाज शरीफ साहब के हवाले करते हैं, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन। हमारे 2 मेंबरान को कोविड था, वो नहीं आ सके, बाकी सबको हाजिर हमने किया, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। ये चीज़ें होती रहती हैं और जाते हुए कोई पता नहीं चलता। देखिए, ये हमारे साथ भी इत्तेहादी कल थे ना, आपने देखा था इनको, बिल्कुल थे, और कैसे जाते हैं, जिनको मतलब है क्या क्या हमने तो कोई लकबात नहीं दिए थे ना, ठीक सर, इनको जो लकबात दिए थे उसके बावजूद भी वो कबूल हो गए उनको। अच्छा सर, आज ये जलसों की नई सीरीज शुरू हुई है PDM के, पीपल्स पार्टी के बगैर, आपके ख्याल में ये सिर्फ हम ख्याल जमातों का ही अब एक ये जलसों की सीरीज शुरू की गई है, और इसका फायदा क्या होगा, क्या मकसद हासिल करना चाह रही है इससे? ये जलसा देखें, उस पर मैं डिबेट करने से पहले मैं कहूँगा कि मैंने थोड़े से क्लिप अभी देखे हैं सोशल मीडिया पे जी, लेकिन ये तो एक हकीकत है कि वज़ीर आज़म साहब के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार हो चुका है स्वात में। स्वात ऐसी जगह है जहाँ से आपका KP का चीफ मिनिस्टर है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, आपने स्वात तकरीबन स्वीप किया है, और उसमें आपके सूबाई वजीर भी हैं, ठीक है, क्या कुछ नहीं है। वज़ीर आला के घर में और कम्युनिकेशन मिनिस्टर के घर में उनके ऊपर अदम एतमाद हो चुका है, जो जलसा हुआ है, और वहाँ पर एक उनका हैवी वेट है नून का, उस क्रेडिट जो है वो अमीर मकाम साहब को जाता है, क्योंकि उसने हमेशा जब भी मुश्किल वक्त है नून पे, अमीर मकाम साहब ने जब भी जलसे रखे हैं, 2 3 4 उन्होंने जलसे किए, और उन्होंने हमेशा कामयाब। एक बात और बता दें, बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा था कि बजट अगर पास हो गया तो मैं गली गली शहर शहर एहतजाज करूंगा, तो आजकल वो किस गली मोहल्ले या फिर सिटी के अंदर एहतजाज कर रहे हैं सर? देखिए, तो आपने ऐसा सवाल किया ना कि अब किस, जैसे कल बजट पास हुआ, आपके आप गलियों में निकल, देखें बिल्कुल पाकिस्तान भी बसपा तीसरा हफ्ता है बजट पास हुए भैया, नहीं तीसरा हफ्ता नहीं है, अभी रिसेंटली पास हुए, रिसेंटली हुआ, आए हुए, ठीक, चलिए बजट आया था, अभी रिसेंटली पास हुए। फिलहाल हम कैंपेन में कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन के बाद बिल्कुल पाकिस्तान में भी हम जो होगा उसके बाद हम यहाँ पर भी मैंने पता सवाल इसलिए किया कि बिलावल भुट्टो अमेरिका जाने की उनकी खबरें हैं ना, तो कहीं वाशिंगटन में जाके तो इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे? नहीं, ये देखें, ये बातें हैं कि जी वाशिंगटन जा रहे हैं, कोई बंदा अगर वाशिंगटन जाए तो आप कहें जी हुकूमत के खिलाफ बातें करने जा रहे हैं। वो हर साल देखें एक फोरम बना हुआ है जिसपे वो हर साल जाते हैं, कोई एक आज नहीं है, उस फोरम पे हर साल वो जाते हैं। तर्जुमान करें, CV लेके जा रहे हैं नौकरी लेने के लिए। देखें, पहली बात है उस हुकूमत के तर्जुमान को बोले आप कौन सी कौंसिल से इलेक्शन जीत सकते हैं, ये तर्जुमान तो किराए के हैं, उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करनी है, उन्होंने कहते हैं मैं हूं ना की शूटिंग पे जा रहे हैं अमेरिका। देखिए अगर वो ये बातें नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी कैसे पक्की होनी है, उनके पास हल्का नहीं है, उनके पास वो अपनी कौंसिल तो पता है जहाँ से उनका वोट दर्ज है और जहाँ से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। मैं उनको गारंटी करता हूँ कि वहां पर अगर आप अभी भी इलेक्शन लड़े यूनियन कौंसिल का सिर्फ जी, बाकी MPA मैंने छोड़ दें, वो वहां से कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन देखिए PTI की एक अफसोसनाक बात यह है कि वहां पर जो ज्यादा ऐसी फजूल बातें करेगा तो वो ज्यादा कामयाब होगा, उसकी डेस्क स्टंपिंग भी होती है, सब कुछ होता है। तो ये चीजें तर्जुमान जो किराए के हैं थोड़ा सब्र करें, इन किराए के तर्जुमानों को पता चल जाएगा। एक होते थे वो नैब के, वो थोड़ा आजकल मुझे नजर आ रहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कम होती जा रही है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एहतसाब अकबर साहब थे ना, एहतसाब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल मैं देख रहा हूँ कि मदम होती जा रही है। और ऐसे कुछ और लोग भी हैं जो कि ऐसे ऐसे मदम होंगे, फिर आप देखेंगे एक फ्लाइट से वो कहीं किसी मुल्क चले गए, कोई किसी मुल्क। चले वो देखते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब इस पे जरा कमेंट कीजिएगा, लेकिन एक बात क्लियर कर दें, आपसे भी सवाल कर रही हूं कि अब ये फैसला कैसे होगा कि वजीर आजम नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसमें क्यों नहीं आए थे? आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ वजह है, नून लीग कह रही है ऐसी कोई वजह नहीं, और पीपल्स पार्टी कह रही है ऐसी कोई बात थी, तो फिर स्पीकर को उसी वक्त बताना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। पहले तो ये सवाल से पहले जो डिस्कशन हुई उस पर भी कीजिएगा बात, इस पे जरा एक कमेंट कर दें फिर आगे चलते हैं। कैसे क्लियरिटी आएगी? देखें, ये बात जो अगर आपने इससे पहले बात करनी है तो इससे पहले बात कर लें। पहली बात ये कि ये एक सिक्योरिटी की ब्रीफिंग थी, प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर अपना पॉलिसी विजन दिया
अपनी डायरेक्शन दी, जिस पे इदारों ने अपनी पॉलिसी जो बनाई हुई थी प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक, उससे ऑपोजिशन को ब्रीफ करना था। प्राइम मिनिस्टर तो रोज ब्रीफ हुआ होते हैं, उसमें शहबाज साहब ने ये रिक्वेस्ट की, इनफॉर्मली रिक्वेस्ट होती है, ऐसी रिक्वेस्ट मागजी नहीं होती कि मैं नहीं बैठूंगा। खैर है वो सियासी आदमी है, उन्होंने इनफॉर्मली स्पीकर को कहा अगर प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो वो माहौल सियासी हो जाएगा, तो आप उनको ना बुलाएं। स्पीकर बता देते हैं ये बात, बता दिया स्पीकर ने, क्यों नहीं बताई? स्पीकर ने तो प्रॉपर, स्पीकर ने तो पूरा स्टेटमेंट प्रेस रिलीज दी है, आप जरा पढ़े सारे बैठ के। तो उसमें मामला ये है कि बजाय कि उस मिजाज कह रहे हैं उसी वक्त बताना था इजलास के दौरान, किसको बताने की जरूरत क्या? प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर कोई मुशावरत तो होनी नहीं थी, वो तो एक वन वे ब्रीफिंग थी जो अपोजिशन। चलिए सर, आइंदा इजलासों में यकीनी बनाएंगे वजीर आजम अपनी शिरकत को अपोजिशन रहनुमाओं के साथ, अगर मजीद नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स होती हैं, ऐसी कोई ब्रीफिंग्स होती हैं, ये पहली बार नहीं किया वैसे पीएम ने। हम ये भी चाहते थे कि जो वो ऑपोजिशन लीडर हमें ना बुला के प्राइम मिनिस्टर को ना के सामने ना रख के जो वो आगे पीछे खुशो-खुरम करना चाह रहे थे वो भी कर लेते ताकि उनको पूरा मौका मिलता। ठीक है, बाकी बात ये है कि ये चीज ब्रीफिंग थी, ब्रीफिंग ऑपोजिशन के लिए थी। प्राइम मिनिस्टर का वहां बैठना अच्छा हो जाता, लेकिन ना बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि कोई मुशावरत, कोई डिसीजन उसमें होना नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफा एक बड़ी बबांगे तौल पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इससे पहले आप कहते थे डू मोर, मेरी तरफ से ठीक है, आप जरूरी नहीं समझ रहे तो फिर आगे ही चलते हैं, इससे ज्यादा वैसे जरूरी और क्या हो सकता है। सर, पीडीएम ने अपने जलसों की नई सीरीज का आगाज कर दिया है, आपके ख्याल में क्या मकसद इनका हो सकता है, और आपको लगता है ये ऑपोजिशन आपके लिए कोई चैलेंज है, कोई डर खौफ है? सदाकत साहब देखिए, अभी तो इन्होंने आपके सामने दोनों ने कहा कि हमारी बजट में स्ट्रेटजी बड़ी कमजोर थी, हिकमत अमली बड़ी कमजोर थी। तो आपकी हिकमत अमली है क्या? आपकी हिकमत अमली थी कि आपने तो सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ना, वो आपको मुंह की खानी पड़ी। फिर आपने कहा हम इस्तीफे लेंगे, वो मुंह की खानी पड़ी। फिर हमने कहा इस्तीफे देंगे, वो जब इस्तीफे दो घर के बंधु ने दिए, उन्होंने कहा कौन है बीपी मरियम, हम तो इस्तीफा नहीं देते। फिर पीपल्स पार्टी ने कहा कौन से सीधे ऑपोजिशन मसला नहीं है, फिर भी आपकी सारा दिन तवज्जो इन्हीं पे रहती है, आप अपना आधे से ज्यादा वक्त तो इनको जवाब देने में जाया करते हैं। अगर ये कमजोर है तो फिर परफॉर्मेंस शो करें ना, आपको काम करने से किसने रोका है? आप अगली बात तो सुन लें। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये हुकूमत यही बात, बिलावल साहब ने कहा मैं एक लात मारूंगा तो हुकूमत गिर जाएगी। मरियम साहब कहती है मैं दिसंबर में आज या पार कर दूंगी। इन बेचारों का तो रही कुछ नहीं है पब्लिक में, जो ये बात करते हैं इनको 2 हफ्तों बाद वापस लेना पड़ती है। शहबाज साहब ने कहा कि वो रेत की क्या होती है, वो सीधा पिलाई दीवार है, दीवार तो थी, उसके पीछे शहबाज साहब छुप गए थे, दीवार के पीछे छुपे हुए थे। तो ये इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये चले इनकी हैसियत नहीं है, कमजोर हैं सर, आप तो काम करें ना, अपनी परफॉर्मेंस को तो बेहतर करें। अब जरा उस पे काम पे आते हैं ना। इनकी ये जलसे इसलिए कर रहे हैं कि 2023 के इलेक्शन में ये रेलेवेंट रहना चाह रहे हैं। बड़ी वाज़ेह बात है, ये रेलेवेंट हो गए सारी पॉलिटिक्स में। तो ये इस तरह की तकरीरें करके लोगों को अपने आप को जिंदा रखना चाह रहे हैं। हाँ, हमारी बिल्कुल इकोनॉमी के इश्यूज थे। आज आप चेक करें ना, आज ये बता दें कि असेंबली में कौन कौन सी ऐसी कानून साजी की है जिससे अवाम की मुश्किलात में कमी हो सके, बताइए। सबसे पहले मईशत की बात सुन लें कि पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू आ गया। वो आपके सारे रिकॉर्ड हमें पता है, अभी हम सुनते हैं, लेकिन कानून साजी क्या की है ये तो बता दें जिससे इस अवाम की मुश्किलात में कमी हो। सर, कहा जा रहा है आपको जैसा माहौल मिला है, ऑपोजिशन तकसीम है, एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, आपको तो इस मुल्क की तकदीर बदल देनी चाहिए। देखिए ना, कोविड था, मईशत के मसाइल थे, पाकिस्तानी हुकूमत ने पूरा जोर लगा के मईशत के मसाइल से निकाला। आज पाकिस्तान जो है वो ग्रोथ पे है। पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लग रहे हैं, 900 अरब रुपए का आपका PSGP है, आपके सूबे कितना बड़ा बजट दे रहे हैं, आपके यहाँ महंगाई फिर भी एज इट इज है, महंगाई के बाद भी बढ़ती चली जा रही है। देखिए, महंगाई है, लेकिन महंगाई को डील करने के लिए गुर्बत का कार्ड आ गया, किसान का कार्ड आ गया, सेफ का कार्ड आ गया। आपका 900 अरब रुपए में से इस वक्त 280 अरब रुपया गरीबों में तकसीम किया जा रहा है। सही है, बस पूरे पाकिस्तान को कार्डों पे लगा दें आप, महंगाई कम मत कीजिएगा। मैं एक ब्रेक ले लूंगा, ब्रेक के बाद फिर मजीद बात करेंगे और अब बजट पे और इसके असरात पे ही बात करेंगे। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ की।
अच्छा आता तारड़ साहब, बजट मंजूर हो चुका है, हुकूमत कह रही है आवाम के लिए इसमें रिलीफ ही रिलीफ है और अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। रिकॉर्ड बरामदात, रिकॉर्ड तरसीलात ज़र, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, इस साल GDP बढ़ गया, शरह नमू ट्रैक पर आ गई है, छोटी सनतों और छोटे कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे, नौजवानों के लिए कर्जे। सर अगर अच्छा वक्त शुरू हो गया है तो क्या ख्याल है, आप लोग तो अगले इलेक्शन में फारिग हो जाएंगे फिर? बिल्कुल, हम अभी से फारिग है ना। हम डस्के का इलेक्शन भी हार गए, हम वजीराबाद का इलेक्शन भी हार गए, इनके अपने प्रोविंस हम नौशहरा में भी KPK में हम हार गए और हर इलेक्शन में हम हार रहे हैं। तो वो इसी तरह हम जनरल इलेक्शन भी हारेंगे जिस तरह ये हार रहे हैं। और इस बजट के हवाले से आप देखें कि एक आम पाकिस्तानी इतना अफेक्ट हुआ है कि नया माली साल शुरू होते साथ ही सबसे पहले पेट्रोल की कीमत 2 रुपए बढ़ाई गई। अब कल नेपरा ने जो बिजली की कीमत है उसमें 3 रुपए इजाफा कर दिया है। हम तो पहले दिन से ये कहते थे कि ये जो बात कर रहे हैं कि जी नए टैक्स नहीं लगेंगे, टैक्सेस को बढ़ाया नहीं जाएगा, तो इतना बड़ा रेवेन्यू टारगेट सेट करके आपने वो रेवेन्यू टारगेट पूरा किस तरह करना था? अवाम की जेबों से निकाल के। और मुझे बड़ी पसंद आई बात ये कार्ड्स वाली, क्योंकि ये पूरी मईशत ATM कार्ड्स पे चल रही है। एक ATM कार्ड ने स्वाइप किया तो आपका आटा महंगा हो गया, माफियाज आटा खा गए, वो लेके साइड पे हो गया अपना शेयर। आज तक आटा 85 रुपए किलो है। एक ATM कार्ड वाला आया, उसने स्वाइप किया कार्ड, आपकी चीनी गायब हो गई मार्केट से, कुछ आपने बाहर एक्सपोर्ट कर दी, चीनी आज भी 100 रुपए की मिल रही है। ATM कार्ड वाले के खिलाफ आपने क्या करनी? आपने इतना बड़ा NRO दिया क्योंकि आपका मकसद सिर्फ इक्तदार में रहना है, इक्तदार के साथ जुड़े रहना है। उसके लिए उसूलों पे कितना भी कॉम्प्रोमाइज आप कर लें वो कम है। का एहसास होने पे उन्होंने कुछ टैक्सेस वापस भी लिए हैं। देखें ये जो दूध पे टैक्स था उसके खिलाफ आपने सबसे ज्यादा आवाज उठाई ना, हुकूमत ने उसको भी वापस लिया। फिर देखेंगे IMF के सामने डट के खड़े हुए हैं, IMF की अगली किस्त अभी तक जारी नहीं हुई। सर और ये क्या कर सकती है हुकूमत? नहीं देखिए, बात ये है कि IMF ने दूध के टैक्स वापस लेने से खुश नहीं होना। वो तो मैंने सबसे पहले आपके शो में बात उठाई थी, बजट पास हुए 1 दिन हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। अभी वो बात इतनी खुल के भी सामने नहीं आई थी। अब जो आपने 380 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए हैं, आपने कई चीजों पे सेल्स टैक्स को 17% कर दिया है। चीनी की किल्लत और चीनी के क्राइसिस के बावजूद आपने चीनी पे टैक्स लगा दिया है। आपने कपास का जो आपका सेक्टर है, आपने टेक्सटाइल पे टैक्स लगा दिया, कपास तबाह है, आपकी एक्सपोर्ट्स इफेक्ट होंगी। मुझे तो समझ नहीं आती। देखें ये NRO ड्रिवन इकोनॉमी है, ये ATMs की इकोनॉमी। मैंने आपको चीनी का आटे का एग्जांपल दिया। नदीम बाबर इतने बड़े घपले करके बिजली के सेक्टर में गया है, आज गरीब आदमी की बिजली महंगी है, नदीम बाबर मिलने को नहीं आता, कोई पता नहीं है वो कहां चला गया। इन्होंने मेगा स्कैंडल्स किए हैं और सबका ताल्लुक अवाम की जेब के साथ है। आने वाले दिनों में अभी तो सिर्फ बिजली और पेट्रोल महंगा किया है, इन 2 चीजों से सबसे ज्यादा महंगाई इंक्रीज होती है। पूरी दुनिया में इंडिकेटर ये होता है कि अगर पेट्रोल और बिजली महंगी है तो उसका असर हर चीज के ऊपर होता है। हाथ रख के बता दें, कोई आबी वसाइल पे आपने काम किया था? सर कहते हैं बजट में हमने आबी वसाइल के लिए 91 अरब रुपए अलग से मख्तस किए, 10 छोटे बड़े डैम्स बन रहे हैं और जब ये डैम बन जाएंगे वो कहते हैं कि LNG और फर्नेस ऑयल की महंगी बिजली से आवाम की जान छूट जाएगी, लोड शेडिंग भी खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं पूछे PMLN ने क्या किया? मैंने तो इस पे तकरीबन PhD की हुई है, मेरे से अब 1 घंटा बहस करा लें। बात यह है कि द्यामिर भाषा की 115 अरब रुपए की लैंड एक्विजिशन कौन करके गया, उसको आप छोड़ दें। यही किया था जिसका क्रेडिट लेते हैं आप। क्या है हमने LNG पे कहते हैं काम हमारे दौर में शुरू हो रहा है। देखिए मैं पंजाब के आपको डैम्स भी गिनवा सकता हूं। इन्होंने जो 350 डैम बनाना था वो किधर है? नंबर 1। नंबर 2 LNG आज क्यों नहीं है मुल्क के अंदर? और आज डीजल पे और फर्नेस ऑयल पे आप किसको फायदा दे के बिजली के कारखाने चला रहे हैं? जब LNG आपको $4 पर यूनिट पे मिल रही थी, 122 अरब का नुकसान किया। बिजली इजाफी है और आज बिजली यहां पे 8-8 घंटे की लाहौर शहर जहां मैं बैठा हूं लोड शेडिंग है। शदीद गर्मी में अवाम झुलस रहे हैं और मुझे समझ नहीं आती। मेरा तो ख्याल है हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने UPS और जनरेटर का कारोबार जो है इसको फरोग दिया है इस मुल्क के अंदर। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वरना UPS वाले और जनरेटर वाले कहां जाते? ठीक कुंडी साहब, एक महंगाई के अलावा बाकी इशारिये तो गवर्नमेंट कह रही है कि पॉजिटिव हैं, वो बेहतरी उसके अंदर आ रही है। सर अब किस इशू पे आप लोग सियासत करेंगे और क्या वाकई आपको भी यकीन नहीं है कि मुश्किल वक्त गुजर गया, अब अच्छा वक्त शुरू हो गया है? देखिए अभी अब्बासी साहब यही बता रहे थे कि हमने लोगों को कार्ड दिए हैं, क्योंकि इनके पार्टी के चेयरमैन पहले भी सारी उम्र उनका काम ये कशकोल लेके सारी जगह पे फिरते थे। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को भी भिखारी बना दिया।
कार्ड कोई अच्छी बात नहीं कि आपने कार्ड दिए, आप तो मतलब है कि मईशत को अगर मजबूत करें तो कार्ड खत्म होने चाहिए। सर केपीके में 2.5 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है। पहले इसकी बातें करना, हम तो हमेशा कहते हैं हमें लिस्ट प्रोवाइड करें, हमें लिस्ट प्रोवाइड करें और हम हमारी पार्टी इंशाल्लाह हम सूबाई असम्बली में इस पे क्वेश्चन करेंगे, हमें 2.5 लाख लोगों की लिस्ट दें और उनका हमें डेटा दें किन किन लोगों ने क्या क्या इलाज करा, वो भी हम अभी जो है वो सामने आ जाएगा। ये बातें करना कि 2.5 लाख लोगों ने इलाज किए, आपने हेल्थ सिस्टम तबाह कर दिया केपी का। कहते बजट में देखिए कितना फायदा हुआ है, किसानों को, मिडिल मैन को हमने बाहर निकाल दिया, वो फायदा देखिए किसानों को बहुत फायदा हो गया है। गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है लेकिन हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। रोटी मेरे ख्याल में अब वो बिल्कुल 2 रुपए पे मिल रही है, कितने पे मिल रही है? ठीक है, काश नहीं, मतलब आप क्या, मतलब अगर गंदम ठीक, अच्छा हमेशा मैं आगे प्रोग्राम में कहता हूँ अगर गन्ना बम्पर क्रॉप हुए तो चीनी सस्ती हो जानी चाहिए। क्या चीज सस्ती हुई है? रोजमर्रा की अशिया की सब्जी देखें, फल देखें, क्या चीज सस्ती हुई है? तो फिर अगर मईशत मजबूत हुई तो ये चीजें जो है वो सस्ती हो जाती। इनका काम ये, इनका हमेशा कार्ड, जैसे तार साहब ने कहा एटीएम कार्ड, अभी देखें कश्मीर में इनको एटीएम मिल गई है। तनवीर इलियास कोई दूनली कहती है कि नया जेकेटी वहां पे मिल गया है जो कि दूसरी जमातों के लोगों को पीटीआई में शामिल करवा रहा है। एटीएम मशीनें देखें, सारी एटीएम मशीनें इनके लगी हुई हैं अपने काम पे। मुझे पता जिन जिन लोगों ने इन्होंने फारिग किए हैं वो किधर है, वो आज किधर है? बीआरटी बनाई है, ठीक है, एक वो सूबा जो कि पहले जो है बोझ तले है कर्जे के, उस पर आपने इतना महंगा मनसूबा दे दिया। आप क्या वो क्या हमने पेशावर में ये किया है, पंजाब में ये किया और सिंध में वो किया, फलांगे वहाँ टूरिज्म ठीक नहीं किया उन्होंने। टूरिज्म आए, मैं आपको ले जाता हूँ, मैं पिछले साल खुद गया था, मैं दीर कुमराट इन इलाकों में गया था। आप आज चले जाओ, लोगों से पूछें रोड से क्या हालात हैं, होटल के यहाँ पे क्या हालत है, कुछ नहीं। जहाँ पर इनकी एटीएम मशीनों का फायदा है वहाँ पर फायदा है। आपसे बड़े सवाल करते हैं, कहते हैं अपने दौर में लोड शेडिंग के लिए आपने कुछ किया, उसके खात्मे के लिए, आबी वसाइल के लिए आपकी पीपल्स पार्टी ने कुछ किया? सर देखिए हम तो बड़े बुरे लोग थे ना, इन्होंने तो सब कुछ ठीक करना था। जवाब तो लेना पड़ेगा ना। नहीं देखिए हम तो देखिए नहीं, इनको मैंडेट मिला ना, मैंडेट दिया गया जो भी है ना, अब करें, इनके पास तो बड़ी टीम है, वो तो कर रहे हैं ना। उमर अयूब साहब देखिए सिवाय पीपल्स पार्टी के दौर के उनके वालिद और वो हर हुकूमत में वजीर रहे हैं जी, ठीक है, और वो कहते हैं बाजी की हुकूमतों में, क्या आपने उस वक्त आवाज उठाई? आज जो बिजली का जो सत्यानाश हुआ, आप तो कह रहे थे कि जी इतनी बिजली वाफिर मिकदार में पड़ी है, 27,000 मेगावाट जो है, इतनी वाफिर मिकदार में पड़ी, हम क्या करें इस बिजली का? आज वो बिजली किधर है? ठीक, आज वो बिजली कौन खा गया? एक जरा और बता दें बात, कुंडी साहब, वजीर इत्तलात कह रहे हैं कि जाली अकाउंट्स में नैब ने 33 अरब रुपए रिकवर नैब कर चुकी है और ये केस 5,000 अरब रुपए का है। वो कह रहे हैं आप लेवल चेक करें इन हुक्मरानों का कि इन्होंने पाकिस्तान और सिंध को कैसे लूटा है। सर वाकई इतनी रिकवरी हुई है? देखिए पहली बात तो ये, मैं मोहतरम इंफॉर्मेशन में इसको इतना सीरियस ही नहीं लेता हूँ, ठीक है, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, ये पता नहीं है कि 2023 की कैंपेन किसके साथ चला रहे होंगे। उनके हमेशा सियासी अबू चेंज होते रहते हैं हर इलेक्शन में। ज़रदारी साहब के भी स्पोक्सपर्सन रहे थे वैसे, तो मैं कहता हूँ सियासी अबू चेंज होते रहे उनके। मुशर्रफ साहब थे, ज़रदारी साहब थे, गिलानी साहब थे, क्या नहीं थे। अभी जो है ये, अब आप उस दिन से डरे जिस दिन 2023 में बोलेगा जी मैंने इनको बड़ा समझाया था, पीटीआई वालों को नहीं समझ रहे थे, ठीक हो जाए, और जब उन्होंने जिक्र किया तो प्रूफ तो लेके आए ना। एक जमाने में आपने सुना होगा एक लॉन्च कराची पकड़ी गई थी, हाँ जी, ठीक है। अब मुझे बताएं जब ये लॉन्च पकड़ी जाती है या पैसे मिलते हैं तो एक्सचेकर के उसमें जाते हैं अकाउंट में, सरकारी अकाउंट में जाते हैं। आज कोई हमें वो रसीद दिखा सकता है? आपकी लीडरशिप निकल जाएगी इस केस से, फंस तो नहीं जाएगी? तो देखें बात सुने ना, सीधे लॉन्च की रसीद दिखा दें, अगर कई ये किया है तो रसीद तो कोई चीज तो दिखा देना प्रूफ के साथ कि बातें करना है। राइट, अगर बातें करना है, इन्होंने अपनी नौकरी पक्की करनी है, अपने सियासी अबू को बचाना है, अपने सियासी अबू के सामने नंबर बनाने हैं, तो फिर तो वो तो इनका सदाकत भाई साहब, ऑपोजिशन प्रूफ मांगती है, एक तो इसका जवाब, दूसरा ये बरामदात में इजाफा, टैक्स जमा हो गया, मईशत कमाल हो गई, सबकी तारीफ होगी अगर आप महंगाई को कम कर दें। सर बजट के बाद ये तीसरा हफ्ता है मुसलसल जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है जब से आपने ये बजट पेश किया है, महंगाई को कम क्यों नहीं कर पा रहे आप? अच्छा, क्योंकि बहुत देर बाद मेरी बारी आई है जी, तो सबसे पहले तारर साहब ने काफी गलत बयानियां की है, मैं उनका निशानदेही कर दूं कि जी ये जो पेट्रोल महंगा हुआ ये बजट में 2 दिन बाद है, ये जो बिजली महंगी हुई ये बजट में, इनको बताऊं कि ये बजट से बाहर की चीजें। बजट में टैक्सेस का कोई नया टैक्स ना बिजली पे लगा है ना पेट्रोल पे लगा है, पेट्रोल की प्राइसेस ओगरा एडजस्ट करता है इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से। ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे 35% टैक्स आपने नहीं लगाया अभी? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का जो टैक्स है वो 610 अरब, वो 610 अरब और है। वो कैसे पूरा होगा? जो अभी प्राइस है उसमें तो आधा भी जमा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने मजाक उड़ाया सेहत कार्ड का, इनको एक तो गरीबों की बदवाएं भी लगेंगी और दूसरा ये वैसे ही पार्टियां भी एक
एक एक रीजन पे रह गई हैं, मुल्की पार्टियां थी एक एक रीजन पे रह गई हैं, इसी वजह से इनकी इस तरह की हरकतें। पाकिस्तान में इनकलाबी इकदाम हुआ है कि KPK की 100% आबादी को 10-10 लाख रुपए की हेल्थ कार्ड मिल गया है, और वो उससे पूछे गरीब आदमी जो रिक्शे वाला जो खत्म हो गई है, कच्चे मकान अगर आप मुझे देखे ना इस तरह ना करें कुंडी साहब, मैं दूर बैठा हूँ, मैंने आपकी सारी बात दूर आपको किसने दूर बिठाया? आपको तो वक्त पे बुलाया था, आप आए नहीं प्रोग्राम में, इसलिए फोन पे लेना पड़ा, इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। पारस मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी मैंने तकरीर पूरी घंटे की सुनी है, मेरी भी थोड़ी सी सुन लेना। मैं कह रहा हूँ कि ये आप बदुआएं ना लें गरीबों के, जाके पूछें आपको अगर बदुआ नहीं लगी ना तो पाकिस्तान में किसी को नहीं लगेगी। एक रिक्शे वाले से जिसको ये इमरान खान ने ये वो कार्ड दिया है जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी बगैर पैसों के नहीं मिलता। तो ये इनकलाब है। पारस आप भी अपने प्रोग्राम में ना इसके अल्लाह के खौफ से डरें। ये जो मजाक उड़ा रहे हैं ना गरीबों का, उससे ये बहुत बड़ा सारा अल्लाह का खौफ ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, महंगाई से आवाम परेशान है, आप भी थोड़ा सा खौफ कर लें। सर एक बात सुने, आप कहते हैं हमने बजट में किसान को रिलीफ दिया, ये ट्रैक्टर की कीमत में आपने 70,000 से 1 लाख रुपए का इजाफा कर दिया है, ये आपने उसको रिलीफ दिया है। मिडिल मैन का किरदार अगर आपने खत्म किया, वहां से फायदा होगा, तो ट्रैक्टर की कीमत में वो पूरा हो जाएगा। तेल किसान इस्तेमाल करता, डीजल पेट्रोल। अब जरा मुझे इसका जवाब देने के लिए सभी से देखें, ट्रैक्टर हुकूमत नहीं बनाती, ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ी है, ट्रैक्टर की सेल बढ़ी है, उससे हुकूमत क्या क्या करती है ये बता दें। सुने ना, हुकूमत जो है, हुकूमत ने एक एनवायरनमेंट देना है, हमने उनको ज्यादा गन्ने की प्राइस दी, इसलिए गन्ना रिकॉर्ड बना, हमने वीट की ज्यादा प्राइस दी, 1100 अरब रुपया किसानों को ज्यादा मिला, इसलिए खुशहाली आई है। ये जो मजाक उड़ा रहे हैं सदाकत साहब, आप अपना जरा डबल स्टैंडर्ड देखें। आप कारों को सस्ता करते हैं तो कहते हैं आपका क्रेडिट है कि हमने 800 और 1000 सीसी कारें सस्ती कर दी, और ट्रैक्टर महंगा होता है तो आप कहते हैं हुकूमत नहीं करती। नहीं, आप जरा सुने, इसका जवाब सुने। हमने 1000 सीसी पे और 800 सीसी पे टैक्स कम किया, ट्रैक्टर पे टैक्स ही लगा। अपना सवाल और मेरा जवाब मैच करेंगे, आपको तसल्ली होगी कि मैं सही बात कर रहा हूँ। हमने उन गाड़ियों पे टैक्स कम किया पारस साहिबा, और ट्रैक्टर पे हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। ट्रैक्टर की मार्केट में डिमांड क्यों महंगा हुआ ट्रैक्टर फिर? इसलिए कि ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ गई, इसलिए कि ज़राअत में बहुत ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करना शुरू हो गए, इसलिए कि 1100 अरब रुपया उनको ज्यादा मिला है, इसीलिए यही वजह है कि आज आपकी फसलें ज्यादा हुई हैं। हाँ, ये मजाक उड़ाना कि फसल ज्यादा हुई है तो आटे की शॉर्टेज है, भाई फसल अभी ज्यादा हुई है, ये अभी आटा मार्केट में जाएगा। ये इतनी लोड शेडिंग क्यों हो रही है, इसका भी जवाब दे दे। अब तो अपोजिशन कहती है नाअहली और नालायकी है आपकी, क्योंकि ये आप तस्लीम कर चुके हैं कि शॉर्टफॉल नहीं है बिजली का। अब देखें, दो बातें हुई। एक तो LNG का जो हमारा टर्मिनल था, उसकी 15 साल के बाद जो उसकी ड्राई डॉकिंग होती है, उसकी मेंटेनेंस है, वो आई हुई थी, जिसकी वजह से 5-6 दिन LNG आ नहीं सकी पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जितने प्लांट LNG पे चल रहे थे वो बंद करने पड़े। उसके अलावा तरबेला जो सबसे बड़ा डैम है, क्योंकि इन जालमों ने 30-35 साल में कोई डैम नहीं बनाया, सिर्फ ये तरबेला में टेक्निकल फॉल्ट से नून लीग के किए हुए मुआहदों का क्या ताल्लुक है सर? 12,000 मेगावाट हम बना के गए हैं, 12,000 मेगावाट। देखे ना आपकी बात में मैं बोला नहीं हूँ, मुझे बात ये हुकूमत या बदवाओं पे चल रही है या जादू पे चल रही है। कल भी आपके एक वजीर कह रहे थे अल्लाह ताला आपको और खराब करेगा। लगता है अल्लाह सिर्फ आपका है, हमारा नहीं है। इस मुल्क में मुझे लगता है कि आप सिर्फ दावेदार हैं कि जी अल्लाह आपका है, और बदवाएं भी हमें लगती हैं। मतलब कोई अजीब आप लोग हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि आपने इस मुल्क को क्या बना दिया है। अल्लाह ताला कुछ ना करे। जी अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को साथ होता है, अल्लाह ताला लूटने वालों के खिलाफ होता है। ये बात वैसे मैं आपकी बात का जवाब है, मुझे मेरी बात करने दे। जो मैंने आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि जहांगीर तरीन ने अरबों रुपया नहीं कमाया चीनी में, और इमरान खान साहब को नहीं पता था। वो तो खुद कहते हैं, दिल पे हाथ रख के कह दें, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह दें आज जी, कह दें अल्लाह को हाजिर नजर जान के कहता हूँ, इमरान खान ईमानदार है और नवाज शरीफ ये मैं अल्लाह को हाजिर खुदा को खौफ करो यार, खुदा को खौफ करो। पूरे से पूरा राइट। अच्छा पारस, आप मुझे जवाब देने में जो मैंने आपने जल्दी मुकम्मल कर लें, टाइम खत्म हो गया। अगर आप सच बोलेंगे तो जवाब का टाइम देंगे। देखिए, तरबेला की पानी का बहाव 25% पे आ गया था, और चूंकि आपके ग्लेशियर नहीं पिघले थे। आम आदमी को ये चीजें नहीं पता क्या पिघला और क्या कैपेसिटी पेमेंट। सर उसे पता है नून लीग के दौर में लोड शेडिंग तकरीबन खत्म हो गई थी, अब फिर हो रही है। ये अच्छा है कि पुरानी हुकूमत पे नहीं डाला कि उन्होंने काम नहीं किया इसलिए वो बर्फ नहीं पिघली। पुरानों की सुन ले, उन्होंने जितनी बिजली के प्लांट लगाए, सारे महंगे लगाए, सारे फर्नेस ऑयल पे लगाए,
पिछले 30 साल में कोई डैम पे किसी पे काम नहीं हुआ। ये जो कह रहे हैं हमने जमीन खरीदी है, नहीं, हमने प्लांट लगाए हैं, हमने कोल भी लगाया है, हमने सोलर भी लगाया, हमने हाइडल भी लगाया है, हमने हर तरह का प्रोजेक्ट आपने वैकॉक के लिए अपने एडवाइजर को क्यों फारिग किया है? क्योंकि वो कमीशन उसमें था, आप कमीशन लेना चाहते थे, एडवाइजर के खिलाफ था, इन्होंने निकाल दिया उनको। आवाम को गुमराह ना करें। कुछ नहीं लगाया आपने। भारत जी सर, 38,000 की बिजली बनाई है और 20,000 मेगावाट की तरसील है। बिजली बनेगी और कंपनियों को पैसा जाएगा, नवाज शरीफ को कमीशन जाएगी, लेकिन लोगों को 3 साल में तरसील कर लेते भाई। 1 मेगावाट जब पंजाब ने 6,000 मेगावाट लगाया, केपीके ने 1 मेगावाट नहीं लगाया। कुंडी साहब से पूछ ले, हमने 2013 से 18 5,000 मेगावाट लगाया पंजाब। 350 डैम बन गए कर रहे हैं। तो ये नहीं बोलते, बता दें। पावर प्लांट, बहावलपुर सोलर पार्क, आपका हवेली बहादुर शाह, आपका बल्लो की, थोड़ा सा टाइम रह गया सर। ये एक सोलर है, एक कोल है, क्या बात कर रहे हैं जी? भारत 4,000 मेगावाट की बिजली की हमने तरसील का निजाम बेहतर किया। 100 अरब रुपए लोड शेडिंग क्यों हो रही है? 10 से 12 घंटे ये बताएं, इन्होंने अरबों रुपए ट्रांसमिशन लाइन पे लगे, वो अरबों रुपए किधर है? अच्छा सुने लोड शेडिंग इससे हो रही है कि 24,000 की हमारी ट्रांसमिशन है और 27,000 इस वक्त डिमांड है। बिजली की डिमांड पीक पे है, गर्मी ज्यादा है, और यही तो ये भी अपोजिशन ने गर्मी ज्यादा कराई। नहीं, हमने 4,000 पे बढ़ाई है ना। अभी भी आप नदीम बाबर लूट के खा गया इस मुल्क को, आपकी नजर के नीचे, आपके कप्तान की नजर के नीचे, उसको जेल में डालो। ये पारस, ये चुपके से निकाल, ये इनके करतूत हैं जो पाकिस्तान पे अजाब आता है। कभी कोविड आ जाता है, कभी सैलाब आ जाता है, कभी जो है ये बिजली। तो बड़ी शदीद लोड शेडिंग हो रही है और लोग आप देखें 45 और 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर है और लोग कैसे अल्लाह ताला माफ करे, ऐसे हुक्मरान नाजिल होंगे ना तो यही होगी, यही अजाब आएंगे। तरबेला की बिजली बढ़ रही है। राइट सर, अच्छा टाइम खत्म हो रहा है, मैं एक आखिरी बात और पूछ लूं, उसके बाद शो क्लोज करती हूँ। पहले अता तारड़ साहब आप बता दें सर, ये आजाद कश्मीर इलेक्शन की मुहिम का आगाज हो गया है। कल मुराद सईद ने भी वहां जलसे से खिताब किया है, शायद वजीर आजम भी वहां पे जाएंगे, शेख रशीद को भी इलेक्शन मुहिम का वहां निगरान बना दिया है वजीर आजम ने। क्या मरियम नवाज के साथ साथ शहबाज शरीफ भी वहां पर जाएंगे सर? और इस बार आप क्या मुख्तलिफ करेंगे, क्या तैयारियां हैं? हमारी पूरी लीडरशिप, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शाहिद खाकान, हमजा शहबाज, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, हमने प्लान बना लिया है जी। और हमारे उम्मीदवार बहुत मजबूत हैं। वो वैली की सीटें हों, वो जम्मू की सीटें हों, होमवर्क तो पीटीआई में जा रहे हैं। 8 तारीख से जलसों का सिलसिला शुरू है जी सर। 8 तारीख से जलसों का सिलसिला शुरू है। मेरी आज भी बात हो रही थी हमारे उम्मीदवारों से। हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, अगर इन्होंने कुछ धांधली की तो वहां पे इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहले भी आपने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई थी, पर आपने लास्ट में कहा इन्होंने धांधली कर ली, चूंकि पीटीआई ने वहां स्वीप किया था। गिलगित में आपने काफी अवाम जो है वो पूरी तरह तैयार हैं और इनका हाथ वहां रोकेंगे। मेरी कल तमाम उम्मीदवारों से बात हो रही थी, तो इंशाल्लाह इस दफा इनको जुल्म ज्यादती नहीं करने देंगे, क्योंकि कश्मीर का कॉज बड़ा सेंसिटिव है। अगर आजाद कश्मीर में आपने धांधली की कोशिश की तो ये बड़ा बुरा मैसेज जाएगा इंटरनेशनल। ठीक, कुंडी साहब, क्या पीटीआई वहां पे धांधली की कोशिश कर रही है, शुरू कर दी है, या साफ शफाफ इलेक्शन ये करवा सकेंगे जो इनके दावे हैं? देखिए, पहली बात तो ये 2018 में जो पाकिस्तान में वोटों पर डाका डाला गया है, अगर ये कश्मीर में हुआ, खुदा न खास्ता, क्योंकि कश्मीर के बड़े सेंसिटिव लोग हैं। पहले भी इन्होंने कश्मीर का ये सौदा किया हुआ, इन्होंने कश्मीर के साथ जो किया, जो कलभूषण के साथ इन्होंने किया है। सर, इस तरह के नामों के बगैर कैंपेन नहीं चला सकते। वैसे आप मुझे बताएं, कलभूषण पे भी बिलावल भुट्टो ने कहा था कलभूषण के इशू पे मुझे बताया ना, कलभूषण के इशू पे क्या ये कर रहे हैं, जिस वजह को ये पता नहीं कलभूषण पाकिस्तान में या मुल्क से बाहर चला गया, जो उस डिपार्टमेंट का वजीर हो। तो ये चीज़ें जो है अब ये ATM मशीनों पे और जिस तरह प्री पोल रिगिंग ये कर रहे हैं, और देखिए करें सबके आपके सामने भी मीडिया पे चल रहा है ना कि वो जरा ऐलान कर रहे हैं करोड़ों के और अरबों के, ये ठीक है। अब इस तरीके से अगर इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है और हमारे स्पीकर कौमी असम्बली की तरह उनको भी कैमरे में नजर नहीं आता कि कोई वजीर जो है वहाँ पे है, तो अब क्या करें? सदाकत साहब, ये आप साफ शफाफ इलेक्शन का दावा भी कर रहे हैं, आपके वुज़रा वहाँ जाके इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, आपकी किस बात पे यकीन किया जाए? करवा लेंगे ऐसे साफ शफाफ इलेक्शन आप? वैसे पारस तारड़ साहब का ये कहना कि ये धांधली नहीं होने देंगे, इन्हें कहें वो शाहिद खाकान का बयान सुन लें। वो कहते हैं पाकिस्तान में धांधली की चैंपियन नून लीग है और मैंने धांधली करके 2013 का इलेक्शन जीता है, वो मुझसे जीते 2013 में, वो तो मान गया। उन्होंने कहा है, उन्होंने ये जरा कराया, उन्होंने कहा है कि मैं 2013 का इलेक्शन में धांधली नून लीग ने कराई है और नून लीग बड़ी चैंपियन है। नहीं, तारड़ साहब आप सुनिएगा दोबारा।
दोबारा सुनाए उनको। उन्होंने 2013 में मेरे साथ ही दांधी की थी, मैं वो विक्टिम था। नून लीग नहीं कहा कि नून लीग चैंपियन, उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी इस काम में चैंपियन है। ये तारक साहब झूठ ना बोले, तारक साहब हमसे मुराद उनकी पूरा मुआशरा है भाई, मेरी बात हुई है उनसे। सुने जरा, उन्होंने कहा मैंने दांधी किया, मेरा क्या करना, तो अच्छा हो जाता। उन्होंने कहा मेरा क्या करेंगे आप, तो उस दांधी का विक्टिम मैं आपके सामने खड़ा हूँ। 5 साल पहले भाई मेरे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है, वो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इकबाल जुर्म है, वो बात करेंगे। चलिए सर, आप पे धांधली के इल्जामात लग रहे हैं, सूरत हाल किस तरफ जा रही है आजाद कश्मीर के अंदर? नून लीग हार रही है, इसलिए धांधली के इल्जाम लगा रही है। तो आप इतने परेशान क्यों हैं जब वफाक में जिसकी हुकूमत होती है, जब उसी ने गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में जीतना है, तो आपको क्या परेशानी है जो आपके बुजुर्ग हम परेशान नहीं है, हम कैंपेन कर रहे हैं, हमने इलेक्शन जीतना है। और ये जो माफिया का आखिरी जो एक रह गया ना निशान, उसको भी मिटाना है। आगे ये लंदन भाग चुके, बाकियों को लंदन छोड़ के आएगा। अली अब्बासी साहब, बताउल्लाह तारर साहब और फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस दीजिए, अल्लाह ने के पास।